हेलो एंड नमस्कार। स्वागत है आप सबका आज के सेमिनार में। आज का सेमिनार बड़ा खास होने वाला है, क्योंकि आज का सेमिनार जो है वो सहजन की खेती पर है। आप सबकी एक डिमांड थी कि आप सहजन की खेती के विषय में एक जानकारी चाहते थे, और वो भी संपूर्ण जानकारी, जिसमें शुरू से लेकर के अंत तक कैसे सहजन की खेती की जा सकती है, कौन सी किस्म है जो सहजन के लिए अति उत्तम है, और सहजन की पत्तियों की खेती करे या फलियों की खेती करे। अगर फलियों की खेती करे तो मार्केट कैसे, मतलब मार्केट की मांग कैसी है, और अगर पत्तियों की खेती करे तो मार्केट की मांग कैसी है, कौन हमसे खरीदेगा, कहाँ हम बेचेंगे। ये बहुत सारे सवाल मेरे पास पिछले वीडियो के कारण, यानी कि पिछला वीडियो जो हमने यूट्यूब पर डाला था और फेसबुक पर भी डाला था, उसके कारण काफ़ी कॉल आए हमारे पास में। और उसके अलावा भी हमारी टीम के ओर से भी, मतलब हमारी टीम की ओर से भी जानकारी जो सोशल मीडिया के थ्रू भेजी जा रही है, बहुत सारे ग्रुपों में जो जानकारी भेजी जा रही है, उसके माध्यम से भी काफ़ी कॉल आ रहे हैं। तो चलिए, आज वो दिन है जिस दिन का हम सबको इंतजार था कि हम सहजन की खेती के विषय में आप सबसे जानकारी मुहैया करवाए। तो आज एक विशेष दिन है, और विशेष दिन इसलिए है क्योंकि आज आप सबको पता है कृष्ण जन्माष्टमी है। और ये जो हमारा सेमिनार चल रहा है, ये कृष्ण जन्माष्टमी के दिन तो निश्चित नहीं किया था, लेकिन वैसे ही जो डेट पहले से तय थी, तो आज जन्माष्टमी भी है। तो ये हमारे लिए एक कह सकते हैं कि सौभाग्य का दिन है। तो चलिए, आज शुरू करते हैं सहजन की खेती के विषय में। संपूर्ण मार्गदर्शिका के रूप में हम ये सेमिनार लेकर आए हैं। हमारी कंपनी का नाम नंदीराज प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड है। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। नंदीराज प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड एक एफपीओ है। एफपीओ का मतलब होता है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, यानी किसान उत्पादक संघ है, जिसमें 1850 किसान भागीदार है। तो चलिए, हमारी कंपनी बहुत सारी क्रॉप्स में काम कर रही है। हम जीरे में काम कर रहे हैं, हम अनार में काम कर रहे हैं, हम सहजन में काम कर रहे हैं, हम मूंगफली में भी काम कर रहे हैं। और ये सारी की सारी चीज़ें हम ऑर्गेनिक करवाते हैं। ऑर्गेनिक के प्रोडक्ट हम परचेज करते हैं और उसको एक्सपोर्टर को भी देते हैं, और लोकल डोमेस्टिक मार्केट में भी हम इसको बेचते हैं। तो चलिए, आज बात करते हैं सहजन पर, यानी कि मोरिंगा पर। मोरिंगा की जो किस्म है PKM1, उस पर बात करेंगे आज, क्योंकि इस PKM1 में पत्तियों की खेती होती है, यानी कि इसमें पत्तियों को तोड़ा जाता है। इसमें फलियों तक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब भी पत्तियां आपको लगे कि अच्छी आई है, तो उसको कटिंग कर लो, सुखा लो और बेच दो। तो ये एक नकदी फसल के रूप में है, फटाफट नकदी फसल के रूप में। पत्तियों तक इंतजार करना पड़ेगा, फ्रूट तक सॉरी, ये फलियों तक इंतजार करना पड़ेगा, फ्रूट तक इंतजार करना पड़ेगा, वो थोड़ा लंबा हो जाता है। लेकिन आपने 2-3 महीने में ही पत्तियां जितनी भी है कलेक्ट कर ली, तोड़ दी, सुखा दी और बेच दी। तुरंत तुरंत ही बेचो और हाथों हाथ पैसा लेकर के आ जाओ। तो ये व्यवस्था रहती है इस सहजन की PKM1 क्वालिटी में, तो जिसमें पत्तियों की खेती हो सकती है। तो चलिए आगे, आज हम बात करेंगे सहजन। एक सहजन PKM1 जो है पत्तियों की खेती के लिए है। ये 15 साल तक लगातार मुनाफा देने वाली फसल है। और ये नंदीराज एफपीओ का आत्मनिर्भर किसान संकल्प के तहत हमने इस सहजन की खेती को शुरू करवाया है। नंदीराज एफपीओ का आत्मनिर्भर किसान संकल्प, ये अगर किसान सहजन की खेती करेंगे तो किसान आत्मनिर्भर होगा, क्योंकि हमने हमारा जो संकल्प है, जिसमें ग्रामोत्थान संकल्प का पहला आयाम आत्मनिर्भर किसान संकल्प। हमारा ये संकल्प है कि किसान आत्मनिर्भर बने, और उसके लिए हम काम करें, किसानों को आत्मनिर्भर बनाए। और किसान कहीं पर भी ब्याज का पैसा लेने के लिए किसी बैंक के पास ना जाए, कि
अपनी जमीन को, अपने जो धन दौलत को, अपने सोने को गिरवी रख करके कहीं पर भी पैसा लेने न जाए, और खुद सक्षम हो और खुद आत्मनिर्भर बने, और खुद प्रोसेसिंग करे, पैकेजिंग करे, खुद ब्रांडिंग करे और खुद मार्केटिंग करे। इस काम को अगर किसान कर लेगा तो वो आत्मनिर्भर हो जाएगा। और आत्मनिर्भर बनना ना बहुत जरूरी है, क्योंकि भारत की स्थिति, भारतीय किसानों की स्थिति आज के समय में अच्छी नहीं मानी जाती। तो अगर अच्छी करनी है, भारत को वापस खेती में मजबूत बनना है, तो किसान को आत्मनिर्भर बनाना जरूरी है। चलिए, ये बहुत बड़ा विषय है, इसको अभी नहीं लेंगे। अभी सिर्फ थोड़ा सा मैंने ओवरव्यू दिया है आपको। तो आज एक विशेष बात कर रहे हैं, आज एक विशेष दिन है, और विशेष दिन पर विशेष बात कर रहे हैं। तो अगली स्लाइड में आप देखेंगे, आज कृष्ण जन्माष्टमी है, यानी कि भगवान श्री कृष्ण का आज जन्मदिन है। आज कृष्ण जन्माष्टमी है। आप सबको श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। कान्हा यानी कि कन्हैया आपके जीवन को खुशियों से भर दे। मैं कृष्ण भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप सबकी खुशियाँ दोगुनी हो जाए, चार गुनी हो जाए, 10 गुनी हो जाए, और आप जो काम करने जा रहे हैं उस काम में भगवान कृष्ण आपका साथ दे और आपका काम सफल हो। और आज के दिन हमने ये सेमिनार इसीलिए अटेंड नहीं किया था कि कृष्ण जन्माष्टमी है, लेकिन ये संयोगवश कृष्ण जन्माष्टमी का दिन ही निकला है। ये हमारे सबके लिए खुशी की बात है। तो थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं जन्माष्टमी के विषय में। बड़ी खुशी की बात है कि आज का हमारा यह सेमिनार श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर हो रहा है। कृष्ण केवल एक दिव्य बालक, एक भक्त वत्सल देवता ही नहीं, बल्कि वे गोपाल है, गौओं के रक्षक, ग्राम्य जीवन के संरक्षक और कृषि संस्कृति के प्रतीक है। कृष्ण का जीवन हमें यह संदेश देता है कि गाय और धरती दोनों हमारे जीवन का आधार है। गाय केवल दूध ही नहीं देती, बल्कि उसका गोबर और गोमूत्र खेती की उर्वरता और पर्यावरण की शुद्धता को बनाए रखते हैं। यही कारण है कि हमारे ऋषि मुनियों और कृषक समाज ने गौ को माँ का स्थान दिया है। भगवान श्री कृष्ण ने बचपन से ही गोकुल और वृंदावन की गलियों में गायों के साथ समय बिताया। उनका मुरली वादन और गौ सेवा हमें यह बताता है कि समृद्धि और आनंद का मूल हमारी ग्राम्य अर्थव्यवस्था और प्राकृतिक खेती है। जय श्री कृष्ण। और आज हम सहजन यानी कि मोरिंगा की खेती पर चर्चा करने जा रहे हैं। सहजन एक ऐसी औषधीय और पौष्टिक फसल है जो न केवल किसानों की आय को बढ़ाती है, बल्कि हमारे समाज को स्वस्थ जीवन भी प्रदान करती है। जैसे कृष्ण ने गायों की रक्षा करके ग्रामोत्थान का मार्ग दिखाया है, वैसे ही हमें भी गो आधारित कृषि और सहजन जैसी पोषक फसलों को अपनाकर मिट्टी की उर्वरता बढ़ानी है, किसानों की आय दोगुनी करनी है, और गांव से ही स्वास्थ्य और समृद्धि की धारा बहानी है। इस प्रकार आज का यह सेमिनार केवल सहजन खेती की तकनीक जानकारी नहीं देगा, बल्कि हमें यह भी याद दिलाएगा कि कृषि केवल व्यवसाय नहीं है, यह संस्कृति और अध्यात्म से जुड़ा हुआ कर्म है। परिचय। मोरिंगा के विषय में या सहजन के विषय में बात करें तो इसका परिचय है। सहजन का महत्व औषधीय, पोषण और मार्केट डिमांड पर है। यानी कि इसका औषधीय पोषण, मतलब औषधीय रूप में ये औषधीय पौधा है, और जो पोषण देता है और मार्केट में अच्छी इसकी डिमांड है। और ये PKM1 किस्म की खासियत क्या है वो भी आपको बताएंगे। और आगे आपको FPO के साथ खेती का फायदा, यानी कि हमारे FPO के साथ में आप इसकी खेती कैसे कर सकते हैं और उसका फायदा क्या होगा, ये आपको आगे की जानकारी में आपको मिलेगा। खेती का उद्देश्य, यानी कि सहजन की खेती का उद्देश्य क्या है? सिर्फ पत्तियों के लिए, यानी कि सहजन में मोरिंगा PKM1 किस्म अगर है तो पत्तियों के लिए ये उपयुक्त है। और पत्तियां और फलियां दोनों अगर ले तो कैसे होगा, इसके बारे में भी आप आगे आपको बताएंगे।
दोनों के उत्पादन में क्या अंतर रहेगा वो भी आपको आगे जानने को मिलेगा। तो हम बात कर रहे हैं अभी पत्तियां और फलियों की खेती में अंतर। बिंदुवार आप देखें तो बिंदु यह है कि उत्पादन अवधि सिर्फ पत्तियों के लिए बात करें तो 15 साल तक है। पत्तियां प्लस फलियां करें तो उत्पादन की जो अवधि है 8 से 10 साल तक रहेगी। यानी कि जो सहजन का पौधा है, अगर हम सिर्फ पत्तियां लेते रहे और ऑर्गेनिक तरीके से इसको ट्रीट करें तो 15 साल तक ये पौधा चल सकता है। लेकिन अगर हम पत्तियां और फलियां दोनों लेने के लिए इसको काम में ले तो ये 8 से 10 साल चल सकता है। सालाना पैदावार पत्तियों की देखें तो 8 से 12 किलो प्रति पौधा रहती है। एवरेज आप मान सकते हैं, क्योंकि शुरुआत के जो दिन यानी शुरुआत में 6 महीने में पहली कटिंग आती है, 4 से 6 महीने में, लेकिन वो छोटी आती है, कम कटिंग आती है, कम क्वांटिटी आती है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वो पौधा बड़ा होता जाएगा और उसकी क्वांटिटी बढ़ती जाएगी। और उसका जो जो एवरेज निकाले तो ये एवरेज है प्रति साल 8 से 10 किलो का एवरेज, सॉरी 8 से 12 किलो का प्रति पौधा का एवरेज है, प्रति को पौधा प्रति वर्ष। और अगर पत्तियां और फलियां दोनों की बात करें तो अगर फलियां जिससे लेते रहे और खाली पत्तियां भी कभी ले कभी फलियां ले तो 4 से 6 किलो प्रति पौधा का एवरेज रहता है। फूल फल प्रबंधन में अगर पत्तियां और फलियां दोनों में देखें तो अपन कंपैरिजन वाइज अपन देख लेते हैं। फूल तोड़ना, अगर हम पत्तियों के लिए काम करें तो हमें फूल को तोड़ना होता है ताकि उसका जो फ्लावरिंग ना बैठे। लेकिन अगर फलियों के लिए काम करें तो फूल को रखना होता है, तोड़ना नहीं होता है। और मुनाफे की बात करें तो पत्तियों पर फोकस करें। अगर पत्तियों की खेती कर रहे हैं तो पत्तियों पर ही फोकस करें। मुनाफे की बात करनी है या मुनाफा ज्यादा चाहिए तो पत्तियों पर फोकस ज्यादा करना होता है। लेकिन अगर पत्तियां और फलियां दोनों चाहिए तो पत्तियां प्लस फलियां मिक्स्ड रहेगी तो उत्पादन कम आएगा, दोनों में थोड़ा थोड़ा कम आएगा। तो अगली बात करते हैं रोपाई के तरीके। सहजन में जो रोपाई का जो तरीके हैं वो किस प्रकार है आप देख लीजिए। बीजों से सीधी बुवाई हो सकती है। आप सीधे बीज से जमीन पर डायरेक्ट बुवाई कर सकते हैं, यानी आप अपना माप ले सकते हैं, यानी आप डिस्टेंस कितना रखना चाहे। जैसे 8 बाई 4 का डिस्टेंस हो सकता है। 8 लाइन से लाइन की दूरी 8 फीट और पौधे से पौधे की दूरी 4 फीट। और दूसरा जो माप है वो ये 8 बाई 3 भी रख सकते हैं, 5 बाई 3 भी रख सकते हैं, 5 बाई 2 भी रख सकते हैं, या 10 बाई 10, 10 बाई 5। बहुत सारे किसान अपनी अपनी सुविधा के अनुसार रख सकते हैं। अगर आपको इंटरक्रॉप करनी है, यानी कि फसल के बीच में सहजन के साथ कोई और भी फसल आपको समय समय पर लेते रहना है तो आपको क्या करना होगा, डिस्टेंस ज्यादा रखना होगा। लेकिन अगर आपको पत्तियों के लिए अगर ये करनी है और बाकी किसी भी प्रकार की फसल साथ में नहीं लेनी है तो आप डिस्टेंस कम रख सकते हैं। और सामान्यतः तौर पे आप अगर सहजन की ही खेती में दो प्रकार से नाप रह सकते हैं। अगर आप फलियों के लिए काम करें तो आप डिस्टेंस ज्यादा रखना होगा। लेकिन अगर आप पत्तियों के लिए काम करें तो आपको ज्यादा डिस्टेंस रखने की जरूरत नहीं है, कम डिस्टेंस में भी ज्यादा पौधे लगाए जा सकते हैं। तो रोपाई के तरीके में क्या होता है कि बीज से सीधी बुवाई हो सकती है। बीज आप लेकर के सीधे जमीन में डाल सकते हैं। मिट्टी की तैयारी करनी होगी, यानी कि आपको जमीन है उसको तैयार करना होगा। बीज की दूरी को आपको परफेक्ट बीज की दूरी है वो आपको तय करनी होगी पहले से, यानी कि आप पौधे से पौधे की दूरी और लाइन से लाइन की दूरी क्या रखना चाहते हैं। और नमी का प्रबंधन करना होगा, यानी कि आपको पानी की मात्रा ज्यादा तो नहीं चाहिए लेकिन नमी होनी चाहिए, नमी रेगुलर चाहिए। तो नमी का प्रबंधन आपको करना है, यानी कि अगर आप बीज लगा रहे हो तो साथ साथ आपको पानी भी देना है। कलम या पौधे से रोपाई अगर आप करना चाहे तो कलम होता नहीं है इसमें, लेकिन कलम की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन पौधे से रोपाई अगर आप कर रहे हैं तो पौधे की दूरी को मेंटेन करें, गड्ढा गड्ढे की तैयारी करें और उसके अंदर खाद डालें। हालांकि खाद की जरूरत उसमें भी पड़ती है, बीज में भी। अगर बीज में अगर आप खाद डाल के बीज डालें तो अच्छा उत्पादन आ सकता है। जीवन चक्र, सहजन जो है उसका जीवन चक्र कैसे रहता है। सामान्यतः PKM 1
जो है उसके हम बात कर रहे हैं तो सामान्य जीवन काल उसका 3 से 4 साल उच्च उत्पादन रहता है। यानी 3 से 4 साल तक उत्पादन अच्छा देता है। लेकिन उसके बाद में उसका जैसे ही उत्पादन कम हो जाता है, कम होने से पहले तीसरे या चौथे दिन उसको रिजुवेनेशन कटिंग करना होता है। रिजुवेनेशन कटिंग का मतलब होता है कि आपको 1 से 1.5 फुट हाइट में तन्ने को काटना होता है। और फिर उसके बाद में फिर वो नया हो जाता है। और इस तरीके से हम अगर 3 साल और 4 साल में अगर इसको 2.5 से 3 साल में अगर इसकी कटिंग करते रहे हम, तो ये पौधा 15 साल तक अच्छी फसल आपको दे सकता है। सालाना अगर पैदावार की हम बात करें सहजन PKM1 की, तो एक पौधे से 8 से 12 किलो पत्तियां प्रति साल देता है। ये जो कैलकुलेशन है, इस कैलकुलेशन को भी आप अगर कम करके देखें तो मैं ये मान रहा हूं कि अगर प्रति पौधा सालाना आपका एवरेज सालाना अगर 5 से 6 किलो भी देना, तो भी किसान को कोई प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो अच्छा, देखो इसमें ये रहता है कि अलग अलग जलवायु, अलग अलग मिट्टी, अलग अलग पानी, उसके हिसाब से थोड़ा बहुत प्लस माइनस होता है। लेकिन अगर आप कम से कम माने तो 5 किलो भी माने तो भी अच्छा इनकम हो सकती है। 15 साल में अच्छी इनकम आप कर सकते हैं, या एवरी ईयर भी आप इसका कैलकुलेशन करें तो अच्छा मुनाफा बैठ सकता है। 15 साल में 120 से 150 किलो पत्तियां प्रति पौधा देता है, अगर आप इंटरक्रॉप नहीं ले रहे हैं या अगर आप फलियां नहीं ले रहे हैं, खाली पत्तियों में काम कर रहे हैं तो। लेकिन मैं ये मान रहा हूं कि अगर आपके 15 साल में एक पौधा 50 से 75 किलो भी अगर आपको फसल दे दे तो बहुत बढ़िया कह सकते हैं आप। अगर 120 से 150 जा रहा है तो बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर अगर उतना नहीं भी जा रहा है, आपका 50 से 75 किलो प्रति साल प्रति पौधा जा रहा है। सॉरी, 15 साल में अगर पौधा जा रहा है, एक पौधा 15 साल में जा रहा है, तो भी अच्छा ही है। तो इस हिसाब से सहजन की खेती में आपको अच्छा मुनाफा हो सकता है, जिसमें ज्यादा खर्चा नहीं है और आपको मुनाफे में भी ज्यादा इसमें कैलकुलेशन लगाना नहीं पड़ेगा। और फसल की कटाई जो है, कटाई चक्र जो है 90 से 60 दिन का रहता है। पहली जो कटाई है वो 6 महीने या 4 महीने में कर सकते हैं। उसके बाद में उसके बाद 3 3 महीने बाद में, यानी कि 90 90 दिन में कटिंग होगी। आज अगर कटिंग हुई है तो अगली जो कटिंग है वो 90 दिन के बाद में होगी। लेकिन अगर पौधे 2 साल से ज्यादा है तो फिर उसको 60 60 दिन, यानी कि 2 2 महीने के बाद में उसकी कटिंग आएगी। खेती प्रबंधन में क्या क्या चीजें लगती है इसमें? खाद लगती है, कंपोस्ट खाद। आपको इसमें केमिकल की खाद देने की जरूरत नहीं है, रासायनिक खाद देने की जरूरत नहीं है। आप कंपोस्ट खाद दे सकते हैं, गाय के गोबर से जो कंपोस्ट खाद बनती है वो दे सकते हैं। सिंचाई समय पर करनी होती है, ज्यादा लंबी सिंचाई की जरूरत नहीं, लेकिन नमी बनाए रखना होता है। छटाई कटाई और समय पर स्प्रे की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर कोई बाई चांस अगर आपको ऐसा कुछ लगे कि पत्तियों में कहीं प्रॉब्लम आ रही है, ऐसा कुछ है, तो आप या तो अपने जो कंसल्टेंट है जो आपका ये ध्यान रख रहे हैं उनसे बात कर सकते हैं, या फिर आप अपने हिसाब से उसमें हल्का सा स्प्रे कर सकते हैं। वो मैं आपको बताऊंगा स्प्रे क्या करना है। सीजन के हिसाब से बदलाव जरूरी है। यानी कि जो खेती प्रबंधन में खाद, सिंचाई और कटाई छटाई और स्प्रे सीजन के हिसाब से इसमें लगता है। रिज्यू रिजुवेनेशन कटिंग की तकनीक क्या हो सकती है? रिजुवेनेशन जैसे कि हर 3 साल के बाद में अगर आपको 1 से 1.5 फुट की जो तने की कटिंग करनी है वो कैसे करनी है? हर 2 से 3 साल में पौधा जमीन से 1 से 1.5 फीट तक काटना होता है। कटिंग का समय सर्दियों के अंत या बारिश से पहले करना होता है। अगर सर्दियों के बाद में कटिंग करो या फिर बारिश से पहले करो। और अगर आप ये कटिंग करते हैं तो नए फुटाव आएंगे, और वो नए फुटाव जो आएंगे उसके फायदे होंगे, उसमें आपका जो प्रोडक्शन है वो बढ़ेगा। खाद और पोषण प्रबंधन। गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट। देखो इसमें क्या क्या दे सकते हैं आप खाद और पोषण में।
गोबर की खाद दे सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, ये सब। और नीम की खली आप दे सकते हैं, बोन मील दे सकते हैं, और राख दे सकते हैं। राख का मतलब जो आप गाय के गोबर के उपलों से बनी हुई है, या लकड़ी जलाने से जो बनी हुई है राख, उसको आप दे सकते हैं। जैविक स्प्रे में जीवामृत, पंचगव्य और सीवीड और एक्सट्रैक्ट ये दे सकते हैं। तो सीवीड और एक्सट्रैक्ट जरूरी नहीं है, अगर आप चाहे तो आप दे सकते हैं, लेकिन जीवामृत और पंचगव्य का स्प्रे आप दे सकते हैं। पर ये जो है वो आप अपने कंसल्टेंट की सलाह के अनुसार करिए। कब इसकी जरूरत पड़ेगी, कैसे पड़ेगी, वो समय के अनुसार इसकी जरूरत पड़ती है, या आपके जो पौधे की स्थिति देख करके इसको स्प्रे किया जाता है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का महत्व जरूरी है, यानी न्यूट्रिशन को रखना जरूरी है, उसको मैनेज करना जरूरी है। तो ये सारी चीजें आपके कंसल्टेंट से सलाह लेकर आप करें। सिंचाई प्रबंधन, गर्मियों में सप्ताह में 1 से 2 बार सिंचाई हो। बरसात में ड्रोनेज पर आधार है, यानी बरसात पर क्या होगा कि अगर बरसात ज्यादा है तो आपको सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर 2 महीने सूखा है तो बीच में 1-2 बार पानी आपको देने में फायदा है। और पानी का भराव है तो बचना बचना चाहिए, यानी फसल को बचाना चाहिए, भराव नहीं रहने देना है। या भराव की जगह आपको ये फसल नहीं लगानी है जहाँ पानी का भराव रहता है। कीट और रोग नियंत्रण, जिसमें जैविक तरीके से इसको करना होगा। तो जैविक तरीके से कीट नियंत्रण के लिए नीम तेल का स्प्रे करें 30 दिन में 1 बार। ये जरूरी नहीं कि हर 30 दिन में आपको नीम का स्प्रे करना है। अगर आपको लगे कि कीट में कोई, मतलब आपके पत्तियों में कोई कीट का प्रकोप है, तो आपको स्प्रे करना है नीम का। छाछ का स्प्रे कर सकते हैं, लहसुन मिर्च का घोल का स्प्रे कर सकते हैं, या फफूंद रोकन का भी स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा लगे, सबसे बेस्ट तरीका ये है कि जब आपको लगे कि कुछ कोई प्रकार का कीट का प्रकोप है, तो पत्तियां काट लीजिए, और काट करके सूखा करके उसको बेच दीजिए। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है। लेकिन बीच में अगर आप इस बात को समझ जाए, तो आप इसको 30 यानी कि आप इसको नीम स्प्रे से स्प्रे कर सकते हैं, या छाछ, लहसुन या मिर्ची घोल से कर सकते हैं। लेकिन अगर इसके बारे में आपको पूरी जानकारी है तो ही आप करिएगा। नहीं तो सबसे बेस्ट है, पत्तियों को काट दीजिए, काट करके उसको सूखा करके बेच दीजिए। नहीं फूटन आएगी तब तक वो जो कीट का जो प्रकोप है वो खत्म हो जाएगा। अब सबसे बड़ी किसान के लिए सबसे बड़ी मुश्किल ये रहती है कि ये जो पत्तियां हैं, यानी सहजन का प्रोडक्शन है, उसको बेचेंगे कहाँ, कैसे बेचेंगे, कहाँ बेचेंगे। तो आप सबके लिए एक महत्वपूर्ण चीज है, जो इस मतलब जो लोग चाहते हैं कि हमें बेचने की नौबत आ रही है, बेचने की समस्या आ रही है, तो आप ये काम कर सकते हैं। नंदीराज प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड एक एफपीओ है। इस कंपनी के ये जो nandirajfpo.com इनके वेबसाइट के नंबर है, और 7043505051 जो है मोबाइल नंबर है। तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके आप एग्रीमेंट कर सकते हैं। यानी कि आप एग्रीमेंट अगर उस समय पॉसिबल होगा तो एग्रीमेंट होगा, नहीं तो आपकी जो पतियां हैं उसको परचेज करने का ये काम कर लेगी। यानी कि नंदीराज एफपीओ के साथ एग्रीमेंट से भी आप बेच सकते हैं। और दूसरा ये है कि आप निश्चित दाम और पक्का खरीद, नंदीराज एफपीओ के साथ में। चलिए थोड़ा सा मैं वापस आपसे बात करता हूँ, थोड़ा इसमें कोई कीपैड आ गया था। हम्म, बाजार और बिक्री के लिए आप नंदीराज एफपीओ से कांटेक्ट कर सकते हैं, नंदीराज प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड से। नंदीराज एफपीओ के साथ आप एग्रीमेंट कर सकते हैं, निश्चित दाम और पक्का खरीद आपसे खरीदने की पक्की व्यवस्था होगी। विलेज और क्लस्टर हर्बल सेंटर का नेटवर्क बना हुआ है। विलेज और कल क्लस्टर हर्बल सेंटर का भी एक नेटवर्क बना हुआ है, वो कैसा है वो भी आपको आगे जानकारी मिलेगी। विलेज
हर्बल सेंटर, विलेज विलेज हर्बल सेंटर का मतलब ये प्रत्येक गांव पर जहाँ जहाँ हमारा एफपीओ जहाँ जहाँ खेती करवा रहा है, उस जगह पर हमने एक प्लान किया है कि हम 25,000 पौधों पर, प्रति 25,000 पौधों पर एक विलेज हर्बल स्टोर करेंगे, ताकि वहां से किसानों को बीज मिल सके, और वापस आपकी पत्तियों की जो आपके पत्तियां हैं या फलियां भी अगर होगी, जिस समय हमारी कंपनी फलियों बेचने का यानी परचेज करने का भी काम शुरू करेगी, तो वहां से भी ये संभव है। और इसके अलावा बहुत सारी औषधियों का काम हम कर शुरू कर रहे हैं। तो जितनी भी औषधियां हम करवाएंगे, उनका वापस परचेज का जो काम है वो विलेज हर्बल सेंटर या विलेज हर्बल स्टोर करेगा। तो विलेज हर्बल स्टोर की जिम्मेदारियां क्या रहती है? कलेक्शन की जवाबदारी रहती है, यानी जो प्रोडक्शन है उसको कलेक्ट करने की जवाबदारी रहती है, क्वालिटी की जांच की जवाबदारी रहती है, भंडारण की जवाबदारी रहती है, और ट्रेनिंग की जवाबदारी रहती है। ये सारी चीजें विलेज हर्बल सेंटर पर होती है, और आप चाहे तो कंपनी का विलेज हर्बल सेंटर ले सकते हैं। इसकी फ्रेंचाइजी आप ले सकते हैं विलेज हर्बल सेंटर की। इस पर इनकम 5% कमीशन रहता है, यानी कि अब जितना भी आपके गांव में काम होगा, उसका 5% मार्जिन कंपनी की ओर से आपको दे होगा, किसान के अंदर से नहीं काटा जाएगा, बल्कि कंपनी की ओर से आपको दे होगा। और एग्जाम्पल के तौर पर हम जैसे बात कर रहे हैं, तो एग्जाम्पल के तौर पर अर्निंग की बात करें तो 10 लाख जो है वो 15 साल में एक किसान से आपको मिल सकता है। एक किसान से 10 लाख रुपए आपको मिल सकता है। वो कैसे? वो ऐसे है कि एक किसान अगर 5,000 पौधे करता है, तो वो कम से कम 2 करोड़ रुपए की फसल है वो 15 साल में कंपनी को देगा। तो आप 2 करोड़ का जो दो 5% आप माने, 2 करोड़ का 5%। कैलकुलेशन गड़बड़ नहीं हो रहा है? कोई बात नहीं, देख लीजिएगा, इसमें आया है। तो अभी मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक है, 2 करोड़ का जो 5% है वो 10 लाख ही होता है। अब इस हिसाब से ये एक किसान के पीछे हर्बल सेंटर को कंपनी देती है। एक किसान का अगर आप पूरा 15 साल का पूरा मैनेजमेंट देखते हैं, उसके पीछे 10 लाख रुपए आपको कंपनी देती है। ऐसे अगर आप 5 किसान तैयार करते हैं, तो आपके 25,000 पौधे भी हो जाते हैं। आपके गांव का जो टारगेट है वो भी 25,000 पौधे का टारगेट है कम से कम, वो भी हो जाता है, और 50 लाख की इनकम भी हो जाती है। और उसी जगह उसी से बड़ा जो है क्लस्टर हर्बल सेंटर है। आप 50 गांवों का एक क्लस्टर बनता है, 50 गांवों का एक क्लस्टर बनता है, जिसमें अ, आपको क्लस्टर सेंटर दिया जाता है। तो अगर क्लस्टर सेंटर जो लेगा, उसको 50 VHC यानी कि विलेज हर्बल सेंटर से कनेक्शन करना होगा, और प्रोसेसिंग और ट्रांसपोर्ट और रिपोर्टिंग, ये जो जवाबदारियां हैं वो क्लस्टर हर्बल सेंटर की है। इसको विस्तृत जानकारी के लिए आप कंपनी के नंबर से संपर्क करें, और कंपनी से ये पूरी जानकारी आप प्राप्त करें। अभी आपके लिए ये व्यवस्था है, मतलब शॉर्ट में मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। और इसमें इनकम 2% रहती है, 2% इनकम रहती है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप देखें, तो 4 लाख रुपए प्रति किसान 15 साल में इस सेंटर को मिलता है। एक किसान के पीछे 4 लाख रुपए मिलता है। लेकिन ऐसे ऐसे आपको 50 गांव करने होंगे। ऐसे ऐसे आपको 50 गांव करने होंगे, और 50 गांवों में 5 के हिसाब से 250 किसान होते हैं। तो आप देख लीजिए इनकम का क्या, इसमें किस प्रकार से इनकम हो सकती है। चलिए, इसको थोड़ा सा विस्तार के रूप में यहाँ दिया गया है। CHC, CHC का मतलब होता है क्लस्टर हर्बल सेंटर। जो 50 गांव का इनकम का मॉडल है, एक गांव में 5 किसान जरूरी है, यानी 5 किसान ऐसे जो 5-5 हजार पौधे लगाए। 5 हजार पौधे 1 से 1.5 हेक्टर में लग सकते हैं। आपका डिस्टेंस क्या है उस पर डिपेंड करता है। और
एक गांव में 5 किसान इंटू 50 गांव, ऐसे 50 गांव जरूरी है क्लस्टर हर्बल सेंटर के लिए। 50 गांव में काम करना जरूरी है, यानी कि आपके पास में 250 किसान हो गए जो 5-5 हजार पौधों के लिए 5-5 हजार पौधे लगा रहे हैं। इंटू 2 करोड़ रुपए का उत्पादन एक किसान लेता है 15 साल में, यानी कि 500 करोड़ रुपए होते हैं एक क्लस्टर हर्बल सेंटर से। इंसेंटिव वैल्यू है 2%, यानी कि आपका CHC टोटल 10 करोड़ रुपए का अर्निंग कर लेगा इस सिस्टम से। चलिए नेक्स्ट जो है VHC यानी कि विलेज हर्बल सेंटर, जो 5 किसान का इनकम मॉडल है, वो कैसे है? एक किसान 2 करोड़ रुपए का उत्पादन करता है 15 साल में, इंटू 5 किसान ऐसे हो तो 10 करोड़ रुपए का उत्पादन होगा। एक मिनट, इसको मैं वापस देख लेता हूँ। टोटल, हाँ, टोटल 10 करोड़ का उत्पादन होगा, सही है। यानी टोटल जो माल है वो 10 करोड़ रुपए, किसान है वो 10 करोड़ रुपए कम का माल कंपनी को देगा, किसान देंगे। और इंसेंटिव वैल्यू है 5%, 10 करोड़ पर 5% इंसेंटिव वैल्यू है, जो VHC टोटल 50 लाख रुपए कमाता है उससे। ये है CHC और VHC का मॉडल, यानी कि क्लस्टर हर्बल सेंटर और विलेज हर्बल सेंटर का ये मॉडल है। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है, मोरिंगा के जो प्रोडक्ट है वो क्या क्या प्रोडक्ट हो सकते हैं, या हमारी कंपनी क्या क्या प्रोडक्ट बना रही है। हालांकि ये फोटो हमारी कंपनी का नहीं है, फिर भी नेट से जो जिन्होंने PPT बनाई उन्होंने ये बना करके दे दिया है, उनको हमने फोटो प्रोवाइड नहीं किया था। तो मोरिंगा का कोई बात नहीं, मोरिंगा का जो कैप्सूल्स है वो बनता है, मोरिंगा का पाउडर बनता है, मोरिंगा की टी बनती है, मोरिंगा के बीज बिकते हैं, मोरिंगा के बीज का तेल बिकता है, बहुत सारे प्रोडक्ट मोरिंगा के हो सकते हैं। तो इस प्रकार के प्रोडक्ट आजकल तो मोरिंगा के बहुत सारे और ज़्यादा, जैसे बिस्किट में मोरिंगा का उपयोग होता है, और बहुत सारी मिठाइयों में मोरिंगा पाउडर का उपयोग होता है, बहुत सारी जगह पे मोरिंगा का उपयोग होना शुरू हो गया है। यानी कि आज के समय में मोरिंगा है जो बहुत ही डिमांडिंग क्रॉप हो गई है, डिमांडिंग प्रोडक्ट हो गया है। निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष ये है कि PKM1 सहजन खेती लंबी अवधि का, यानी लंबी अवधि का मुनाफा का ये काम है, मुनाफे की खेती है। जैविक खेती है प्लस सही कटिंग प्लस FPO नेटवर्क, गारंटीड मार्केट, यानी कि आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो जैविक खेती ही होगी, क्योंकि हम केमिकल वाली खेती के प्रोडक्ट नहीं लेते, नहीं परचेज करते। ठीक है, और हम जो सजेस्ट करेंगे वो जैविक खेती ही सजेस्ट करेंगे। जैविक खेती होगी, सही कटिंग का हम तरीका बताएंगे, FPO के साथ में आपका नेटवर्क होगा, और आपकी गारंटीड मार्केट होगी, यानी आपको गारंटी से आपका प्रोडक्ट है वो परचेज किया जाएगा। किसानों और सेंटरों के लिए स्थायी बिजनेस है। जो किसान है या जो सेंटर के साथ, सेंटर लेकर के हमारे साथ आ रहे हैं या सेंटर की फ्रेंचाइजी के साथ हमारे साथ आ रहे हैं, तो उनको उनकी स्थायी बिजनेस यहाँ मिल सकता है। नेक्स्ट में जो टेस्टिमोनियल है वो इस प्रकार है। तो हमने 3 किसानों के नाम लिखे हैं जो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। इन्होंने कुछ हमें भेजा था, इसके बारे में हमने अर्जेंट में कल ये मंगवाया है। कुछ वीडियोस भी है उनके जो हम आपको नेक्स्ट वाले PPT या नेक्स्ट हमारी वेबसाइट में आपको बताएंगे। उन्होंने आपके बारे, मतलब सहजन की खेती के बारे में हमारे किसानों ने क्या कहा है। तो कमलेश जी ने कहा है, मुझे सहजन की खेती में FPO का बहुत सहयोग मिला, बहुत लिख रहे हैं वो, बहुत सहयोग मिला है और आगे भी मिलता रहेगा। और जितेंद्र कुमार कह रहे हैं, इन्होंने अंग्रेजी में लिखा है कि हम जो टीम है उसका मुझे अच्छे से सहयोग मिला, सपोर्ट मिला नंदीरा FPO की टीम से। मोर सिंह जी भी लिख रहे हैं कि मॉडर्न फार्मिंग है, सॉल्यूशन भी मिल रहा है, इम्प्रूवमेंट का काम है, और मतलब बहुत ही डिमांडिंग ये प्रोडक्ट है। तो इस प्रकार की ये सारी चीज़ें बताई जा रही है। नेक्स्ट जो मोरिंगा फार्मिंग है उसका कुछ ग्राफ बनाया है। अ, ये इस प्रकार से ग्राफ बनाया है, इसकी डिमांड के हिसाब से 85%, 74%, 60% इस पर डिमांड के हिसाब से है। ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ आपको अभी समझ में नहीं आएगा, और नेक्स्ट इस ग्राफ की बात करेंगे आगे।
गेट कनेक्टेड विथ, आप हमारे साथ में कनेक्ट कैसे हो सकते हैं? गेट कनेक्टेड विथ अस, अगर आप हमारे साथ में, आप यहाँ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इस चीज का यहाँ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हमारे साथ में आप कनेक्ट कैसे होंगे? कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन जो आप देख रहे हैं, इसमें मोबाइल नंबर है 7043505051, और nandirajefu.com ये हमारी वेबसाइट है। nandirajefu@gmail.com हमारी मेल आईडी है, और ये हमारा एड्रेस है 1008 खेतेश्वर कॉलोनी नियर ओल्ड पावर हाउस, पहाड़पुरा रोड, सांचौर। ये हमारा स्थाई पता है। ठीक है, चलिए ये पीछे वाला अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है तो चले आगे बढ़े। सहजन PKM1 खेती पर विशेष साक्षात्कार आपको अगले पीडीएफ में मिलेगा। यानी कि ये जो साक्षात्कार है वो साक्षात्कार वीडियो रिकॉर्डिंग भी है, और उसी को हमने, वीडियो रिकॉर्डिंग को हमने एक लिखित फॉर्मेट यानी टेक्स्ट में भी दिया है, तो वो आपको आगे के पीडीएफ में मिलेगा। अभी उस पर हम चर्चा करेंगे। थैंक्स, ये जानकारी आपने प्राप्त की हमसे, और आप हमारे साथ में जुड़े रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और नेक्स्ट, और अब हम बात वापस कृष्ण से शुरू हुए थे, वापस कृष्ण की ही बात पर आएंगे। आज कृष्ण जन्माष्टमी की आप सबको फिर से शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं दिल से। और अब मैं वापस एक बार फिर पुनः भगवान श्री कृष्ण से ये कामना करता हूँ कि वो आपके जीवन को खुशियों से भर दे। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। लेकिन एक चीज और, आज कुछ सवाल आए हुए हैं, आज बहुत सारे सवाल आए हुए हैं आप सबके। तो उन सवालों का मैं जवाब दे देता हूँ, उन सवालों का जवाब देता हूँ। बहुत सारे सवाल आए हैं, तो हमारी टीम ने सवालों को कुछ अलग से कलेक्ट किया हुआ है, सवालों को अलग से कलेक्ट करके रखा है। तो चलिए मैं उन सवालों के जवाब आपको दे देता हूँ। शुरुआत में, नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आत्मनिर्भर किसान संकल्प में। आज हम बात करेंगे सहजन यानी मोरिंगा की खेती के बारे में, एक ऐसी फसल जो किसानों की जेब और सेहत दोनों भर देती है। प्रश्न पहला है, PKM1 किस्म की खासियत क्या है? तो उसका उत्तर ये है कि PKM1 एक हाइब्रिड किस्म है जो तेजी से बढ़ती है और 6 से 8 महीने में उत्पादन देना शुरू कर देती है। ठीक है, अगर सिर्फ पत्तियों के लिए उगाई जाए तो साल में 8 से 10 कटाई संभव है, और पत्तियां बेहद कोमल और पौष्टिक है। लेकिन 8 से 10 जो है उसको मैं कम कर रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा देगी तो कोई इशू नहीं है। मैं इसको कर रहा हूँ 4 से 6 कटिंग। सा, साल में 4 से 6 बार ये पत्तियां देती है, ज्यादा बार देती है, लेकिन हम कम बताते हैं ताकि ज्यादा अगर आए तो कोई नुकसान नहीं। लेकिन ज्यादा बताने के बाद में कम आता है तो लोग सवाल करते हैं कि आपने तो इतना बताया था लेकिन इतना ही आया है। प्रश्न है, इसकी खेती कब और कैसे शुरू करनी चाहिए? ये प्रश्न है कि इसकी खेती कब और कैसे शुरू करनी चाहिए। तो उत्तर है, समय है फरवरी, मार्च या जुलाई अगस्त को सबसे बढ़िया है। इस समय आप पौधा लगाइए या बीज लगाइए। विधि, सीधे बीज बो सकते हैं या नर्सरी से पौधे लग सकते हैं। दूरी, पत्तियों के लिए अगर है तो 6 बाई 6 फीट, 5 बाई 3 फीट, या 10 बाई 10 आपके हिसाब से भी सूटेबल हो सकता है। या आप जो पत्तियां लगा रहा है हमारी टीम से, अगर आपके साथ में कोई संपर्क में है तो उससे भी आप सलाह ले सकते हैं कि आपको इस प्रकार, मतलब आपको किस प्रकार से दूरी रखनी चाहिए। क्योंकि इंटरक्रॉप अगर कोई ले रहा है तो उसको डिस्टेंस ज़्यादा रखना है, अगर वो अकेले अगर पत्तियों की ही करना चाहता है तो उसको इंटर ज़्यादा डिस्टेंस रखने की ज़रूरत नहीं है। प्रश्न आगे का है, पत्तियों और फलियों की खेती में क्या अंतर है? अगर आप पत्तियों के लिए उगाते हैं तो फूल आते ही तोड़ दे ताकि पूरी ऊर्जा पत्तियों में जाए। फलियों के लिए और अ, फूल और पत्तियां रहने दे, लेकिन इसमें पत्तियों की पैदावार कम हो जाती है।
अगर आप फलियां और पत्तियां दोनों लेना चाहे तो दोनों की पैदावार कम हो जाएगी, दोनों की पैदावार आपको कम हो जाएगी। दूसरा ये है कि फलियां अगर आप ले रहे हैं तो फलियों को बेचना पड़ेगा। अगर आपके पास फलियों का मार्केट उपलब्ध है तो आप फलियां ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। PKM1 में फलियां भी आती है, लेकिन अगर आपको बेचना है तो अपने हिसाब से मार्केट तय कर लीजिए कि फलियां कहाँ बिकती है। अगर मार्केट मिल रहा है तो आप फलियां ले सकते हैं, तो पत्तियां कम आएगी, लेकिन फलियों का मुनाफा है आपके जुड़ जाएगा, उसका आप कैलकुलेशन देख लीजिएगा। पत्तियों के लिए, अच्छा, यहाँ और प्रश्न है, सालाना पैदावार का अंदाज क्या है? सालाना पैदावार का क्या अंदाज रहेगा? तो पत्तियों के लिए 8 से 12 किलो प्रति पौधा सालाना है, लेकिन मैं इसको कम लिखता हूँ, 8 से 10 किलो ही मैं लिख रहा हूँ, क्योंकि अगर ज़्यादा भी होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर इससे कम होता है तो किसान वापस सवाल करते हैं कि कम हो गया, आपने तो 12 कहा था लेकिन ये 8 हो गया, ये 10 हो गया। इसलिए 8 से 10 है जो मैं आपको बता रहा हूँ। फलियों के लिए, फलियों के लिए 200 से 300 फलियां प्रति पौधा सालाना रहता है। ये जो हम बता रहे हैं कुछ आंकड़ा, वो इसे इसे मतलब हर एरिया वाइज उसमें फेरबदल हो सकता है, तो अलग अलग एरिया के हिसाब से इसमें बदलाव हो सकते हैं, चेंजेस हो सकते हैं, फर्क आ सकता है। ठीक है, लेकिन बड़ा मोटा फर्क नहीं आएगा। प्रश्न, अगला प्रश्न है, पौधे की उम्र और 15 साल तक पत्तियां लेने का तरीका क्या है? पौधे की उम्र क्या होगी और 15 साल तक पत्तियां लेने का तरीका क्या होने वाला है? तो PKM1 में 3 से 4 बार 4 साल बाद पैदावार घटने लगती है। PKM1 में क्या होता है, 3 से 4 साल बाद में पत्तियां की जो पैदावार है वो घटने लगती है, इसलिए हर 2-3 साल में रिजुवेनेशन कटिंग करनी होती है, उसको काटना होता है पूरे तन्ने को, जो कि मैंने आपको बताया आगे, वो करना होता है। और पौधे को जमीन से 1 से 1.5 फीट ऊंचाई तक काट दे। सही खाद, पानी और जैविक प्रबंधन से यह पौधा 12 से 15 साल तक कोमल पत्तियां देता रहेगा। तो ये ट्रीटमेंट करना जरूरी है, नहीं तो जो आपकी पैदावार है वो कम हो जाएगी और आपको लगेगा कि पैदावार तो आ ही नहीं रही है। कीट और रोग से बचाव के लिए क्या करें? हालांकि पत्तियों में है ज्यादा कीट और रोगों की समस्या रहती नहीं है, लेकिन अगर रहे तो नीम का स्प्रे करिए, नीम तेल का स्प्रे करिए, लहसुन मिर्ची के घोल का भी आप स्प्रे कर सकते हैं। जैविक कीटनाशक अगर है आपके पास तो कर सकते हैं, नहीं है या आंखें बंद करके किसी जैविक नाम से इस्तेमाल मत करिए, क्योंकि हो सकता है उसमें कोई केमिकल आ जाए और आपका जो सैंपल है वो फेल हो जाए। इसलिए विशेष अगर आपको उसके बारे में तो पुख्ता जानकारी के बिना उसको नहीं करना है, अगर जैविक नाम से अगर कहीं इस्तेमाल कर रहे हैं तो। रसायनों से बचे ताकि पत्तियों की क्वालिटी बनी रहे। रासायनिक का स्प्रे का इस्तेमाल नहीं करें, अगर करेंगे तो आपकी जो क्वालिटी है वो घटेगी, उसका प्राइस है वो कम आएगा, चाहे हमारा एग्रीमेंट भी है, लेकिन अगर आपने बिना पूछे केमिकल का स्प्रे किया हुआ है तो आपकी जो है वो ऑर्गेनिक नहीं मानी जाएगी, और ऑर्गेनिक नहीं मानी जाएगी तो जो कन्वेंशनल की जो प्राइस आती है वो प्राइस आएगी, इसलिए उस चीज़ का आप ध्यान रखें। नंदीराज एफपीओ का खरीद एग्रीमेंट कैसे काम करता है? ये नंदीराज एफपीओ का जो खरीद एग्रीमेंट है, हम किसानों से पहले एग्रीमेंट कर लेते हैं और तय रेट पर पत्तियां खरीदते हैं। इससे किसानों को मार्केट की टेंशन नहीं रहती है और स्थायी आय मिलती रहती है। ये हमारा एग्रीमेंट का सिस्टम है। 2 एकड़ में खेती करने पर कितनी कमाई हो सकती है? हालांकि एकड़ पर डिपेंड नहीं करता है, पौधे कितने हैं उस पर डिपेंड करता है कि आपके पास पौधे कितने हैं, क्योंकि कई लोगों के पास में डिस्टेंस ज्यादा रखते हैं तो पौधे कम लगते हैं, और कई लोग हैं जो कम डिस्टेंस रखते हैं तो पौधे ज्यादा भी आ सकते हैं। तो बात हम एकड़ की नहीं बल्कि हम करेंगे कि अगर आपके पास 5,000 पौधे हो और एक पौधा पहले से 300 ग्राम ही पत्तियां, पहले साल 300 ग्राम ही पत्तियां दे, तो पहले ही साल में 1500 किलो पत्तियां मिलेगी, मिलेगी एफपीओ के न्यूनतम रेट पर, यानी 150 प्रति केजी के हिसाब से अगर हम बात करें तो 2 से 2 लाख 25,000 रुपये पहले साल में ही कमाई हो जाती है। फिर हर कटिंग पर ये बढ़ती ही जाएगी, और ये 15 साल तक 2 करोड़ तक संभव है, यानी 2 करोड़ से ज्यादा संभव है, लेकिन हम कम से कम बता रहे हैं कि 2 करोड़ आप कमा सकते हैं। अगर किसी को डाउट है, क्या होता है कई बार कई लोग सवाल करते हैं, आप अगर किसी को सवाल करना है ना तो इसमें नंबर दिए गए हैं,
जब भी आपसे बात हुई है हमने सीधे सीधे हमारे कांटेक्ट नंबर आपको दिए हैं। तो कई लोग फिर क्या करते हैं, अपनी कहानी लिखते हैं नीचे, मैंने इतना किया था और इस प्रकार से हुआ। आप सवाल करिए, तो कॉल करिए, कॉल करके सवाल करिए तो आपको उसका उपयुक्त आपको सही जवाब मिले। तो इसलिए अगर आपको ऐसा लग रहा है कि 2 करोड़ संभव नहीं है, तो आप हमसे बात कर सकते हैं कांटेक्ट नंबर पर, और बात करके आप पूछ सकते हैं कि कैसे ये संभव है। हो सकता है आपका जो तरीका ठीक नहीं हो सकता है आपके पास बीज जो है वो ठीक नहीं हो सकता है आपकी जो क्वालिटी है वो ठीक नहीं हो, बहुत सारी चीजें हो सकती है। लेकिन अगर उन सारी चीजों को ठीक कर दे तो ये इनकम बहुत कम बताई है हमने। ठीक है। चलो, किसी ने प्रश्न किया है, डॉक्टर साहब आपने एफपीओ के साथ विलेज हर्बल सेंटर और क्लस्टर हर्बल सेंटर का मॉडल बनाया है, ये कैसे काम करता है? चलिए, ये मैंने आपको आगे बताया है, फिर भी मैं बता देता हूँ। हमने दो स्तरीय टू टायर नेटवर्क बनाया है, जिसमें विलेज हर्बल सेंटर और क्लस्टर हर्बल सेंटर। उसमें भूमिका जो है, विलेज हर्बल सेंटर की भूमिका क्या है, गांव के किसानों से पत्तियां खरीदना, इकट्ठा करना, गुणवत्ता क्वालिटी चेक करना, पत्तियों ताजी साफ और बिना कीट की होनी चाहिए, यानी कि अगर कीट लगे हुए हैं तो उसको पत्तियों को धो धा करके साफ करके रखनी है, यानी उसके ऊपर स्प्रे करके। वो आपको बताएंगे आपको कैसे करना है, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। वजन करके रसीद लेना और डेटा एफपीओ को भेजना, वजन करना, रसीद लेना, और रसीद उनको देना किसान को, यानी कितना माल है वो सारी चीजें कैलकुलेशन का काम करना है। और छोटे स्तर पर सुखाने, पैकिंग और अस्थायी भंडारण करना है। किसानों को प्रशिक्षण देने हैं, कंसल्टेंसी देनी है, और खेती से जुड़ी सलाह देना, यानी कंसल्टेंसी देना है। इनकम बिल्कुल बिक्री पर 5%, कुल बिक्री पर 5% होगी। टोटल बिक्री पर 5% इनकम है वो एफपीओ को होगी। मैं आज बैठा हूँ, कृष्ण जन्माष्टमी की छुट्टी है तो मैं घर पे ही बैठा हूँ, और आप देखिए मैं खेत में आराम से साइड में बैठा हूँ, तो कुछ मक्खियां भी आ रही है आसपास, मच्छर भी आ रहे हैं, कई बार मैं ऐसे ऐसे करके उसको भगा भी रहा हूँ। और ये नेचुरल पूरा का पूरा माहौल है। ठीक है। चलिए, मैं बात करता हूँ वापस उस पर, क्लस्टर हर्बल सेंटर। क्लस्टर हर्बल सेंटर क्या की भूमिका क्या रहने वाली है, 50 गांवों के विलेज हर्बल सेंटर से पत्तियां, और हर गांव में विलेज हर्बल सेंटर होगा, और हर 50 विलेज हर्बल सेंटर पर एक क्लस्टर हर्बल सेंटर होगा। और हर्बल प्रोडक्ट कलेक्ट करना है, यानी 50 गांवों के जो हर्बल सेंटर है, विलेज हर्बल सेंटर, उससे कलेक्ट करना है। और बड़े स्तर पर सुखाने, पैकेजिंग और प्रोसेसिंग का भी ध्यान रखना है, और कैसे करना है उसका भी ध्यान, मतलब उसको भी मैनेज करना है। क्वालिटी सर्टिफिकेशन और टेस्टिंग कराना है, हर चीज़ की टेस्टिंग करनी है, और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है कि नहीं है, उन सब चीज़ों को मैनेज करना है। ट्रक लोडिंग के माध्यम से एफपीओ के मुख्य प्रोसेसिंग यूनिट तक भेजना है। पूरे क्लस्टर का प्रबंधन और डेटा रिपोर्टिंग करनी है। कुल इनकम बिक्री पर 2% मार्जिन रहता है। चलिए, ये हो गया। अगला प्रश्न है, एक किसान 15 साल में 5,000 पौधे से एफपीओ को 2 करोड़ रुपए की पत्तियां बेचता है, तो वीएचसी और सीएचसी की कितनी कमाई होगी? बिल्कुल, 2 करोड़ के हिसाब से वीएचसी को 5% और सीएचसी को 2%। आप देख लीजिए, एक किसान की आय से, यानी एक किसान 15 साल में 2 करोड़ आय करता है, तो कंपनी की ओर से, ये वापस मैं पुनः बता रहा हूँ, किसान के जो इनकम है उसमें से नहीं काटा जा रहा है, बल्कि कंपनी अलग से पे करती है वीएचसी और सीएचसी को। तो वीएचसी और सीएचसी दोनों को, वीएचसी को अगर 2 करोड़ एक किसान का है, तो उसमें 10 लाख रुपए एक वीएचसी को मिलेंगे, और 4 लाख रुपए है 2% के हिसाब से सीएचसी को मिलेंगे। ये 14 लाख रुपए, अगर 2 करोड़ है तो 14 लाख रुपए एक्स्ट्रा पे होंगे कंपनी की ओर से, जो ये मैनेज कर रहे हैं उनको। और मैनेज करने वाले गांव के ही होते हैं, और आप में से अगर ये कोई चाहे तो ये कर सकता है, यानी वीएचसी या सीएचसी सेंटर आप ले सकते हैं नंदीराज एफपीओ का। प्रश्न अगला, अगर 50 गांव में हर हर गांव से एक एक किसान से उत्पादन दे रहा हो, तो कुल इनकम कितनी होगी? मैं प्रश्न को पूरा नहीं समझ पाया, लेकिन हमारी टीम ने इसके उत्तर दे दिए हैं, यानी कि वो समझ गए हैं।
क्या होता है कि सीधे प्रश्न जैसे जो लिखे हुए हैं उसका उत्तर कंप्लीट करके दिया है, ताकि समय कम लगे, और मैं अगर नहीं भी समझ पाऊँ तो टीम इसको समझ करके इसका उत्तर लिखा हुआ है। मैं मेरे हिसाब से इसको थोड़ा बहुत चेंजेस करके भी देता हूँ अगर मुझे ऐसा लगे तो अगर 50 गांव में हर गांव से एक एक किसान ये उत्पादन दे रहा हो, तो कुल इनकम कितनी होगी, यानी कि किसकी इनकम बता रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन टीम ने मेरे को जवाब दिया है, मैं देख लेता हूँ। 50 किसानों से वीएचसी की कुल कमाई, 50 किसानों से विलेज हर्बल सेंटर की कुल कमाई 10 लाख होगी, इंटू 50 यानी कि 5 करोड़, ये नहीं होते हैं, क्योंकि वीएचसी पर 50 किसान नहीं है। वीएचसी के लिए 50 गांव नहीं है, सीएचसी के लिए है। 50 किसानों से सीएचसी की कुल कमाई 4 के हिसाब से होती है 2 करोड़, ये सही है। ये जो है 50 किसानों से सीएचसी की कुल कमाई कितनी हो सकती है, 50 किसानों से नहीं बल्कि 50 गांव से होगी। जो सीएचसी है उसकी कहाँ होगी, 50 गांव से होगी, 50 विलेज हर्बल सेंटर से होगी। 50 विलेज हर्बल सेंटर से क्लस्टर हर्बल सेंटर की कुल कमाई कितनी होगी, 1 से 4 लाख रुपए होती है, इंटू 50, इंटू 50 नहीं होता है, इंटू ये होगा 250, 250 होता है। तो ये कोई सवाल मुझे ज्यादा ठीक नहीं लगा, लेकिन फिर भी अगर आपका सवाल है तो इस प्रकार से उत्तर है, लेकिन ये ठीक नहीं है, इसको मैं थोड़ा काट देता हूँ, क्योंकि ये इस प्रकार से नहीं है। तो चलिए, जो आपका जो भी प्रश्न है, आप चाहे तो कॉल करके ये प्रश्न पूछ सकते हैं। आपके प्रश्न का पूरा उत्तर मैं नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि आपके प्रश्न को मैं समझ नहीं पाया। चलिए, अगला जो प्रश्न है, हाँ, किसी ने ये सवाल भी किया है, मतलब सिर्फ नेटवर्क मैनेजमेंट से भी करोड़ों की कमाई हो सकती है। हाँ, बिल्कुल। आ, सबसे बड़ी बात यह है कि इससे किसानों को पक्का बाजार और सही दाम मिलता है, और सेंटरों को स्थायी बिजनेस इनकम मिलती है। ये किसी ने पूछा है कि क्या इस नेटवर्क वालों को भी इतना अच्छा पैसा मिलता है? बिल्कुल मिलता है, यानी कि जिसको सीएससी या वीएससी लेना है उसको भी अच्छी इनकम मिल सकती है। चलिए, एक चीज और है अंत में किसानों के लिए, एक संदेश किसी ने ये पूछा है कि नए किसानों के लिए आपका क्या संदेश है? तो मैं अंत में, किसी ने, हमारी टीम ने लिखा है, बाकी नए किसानों के लिए आपका क्या संदेश है, ये प्रश्न है। सहजन की खेती की मांग देश विदेश में बढ़ रही है। सही तकनीक और जैविक तरीके अपनाकर यह लंबे समय तक किसानों की स्थायी आय का जरिया बन सकता है। ये नए किसानों के लिए संदेश है कि जो मोरिंगा है उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। आने वाले 2030 तक इसकी डिमांड डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, और डिमांड बढ़ेगी तो हमें अच्छा मुनाफा मिलेगा, क्योंकि हम इस सहजन की खेती में अभी से लगे हुए हैं। तो हम, यानी कि आपको और हमारी कंपनी को, सबको अच्छा मुनाफा मिलेगा। और आप इस काम को जो कर रहे हैं बड़े तन मन से करिए, और अच्छे लगन से इस काम को आप करिए। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। फिर अगले किसी भी सेमिनार में फिर मिलेंगे और फिर आपसे बात करेंगे। तब तक के लिए अगर किसी का कोई सवाल है तो आप छोड़ सकते हैं, सवाल आप पूछ सकते हैं, और उस सवाल का जवाब अभी नहीं तो अगले सीजन में मिलेगा, अगले सेमिनार में आपको इसका जवाब मिलेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय माँ भारती, वंदे मातरम।